नमस्कार दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 95% प्रोडक्ट्स फेल एवरी ईयर और एक फेल प्रोडक्ट मैनेजर के रोल को खत्म करने का पोटेंशियल रखता है। एंड एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने प्रोडक्ट को 95% फेल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में शामिल होने से बचाएं और सक्सेसफुल 5% प्रोडक्ट्स की लिस्ट में ऐड करें। और ये करने के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। विदाउट दिस यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ एंड योर प्रोडक्ट टू फेल। तो आज इस वीडियो में मैं सचिन शर्मा, आपका प्रोडक्ट करियर कोच, आपको बताऊंगा 7 स्टेप प्रोसेस टू क्रिएट अ सॉलिड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। तो अपने नोटबुक एंड पेन को लेकर रेडी हो जाइए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करो, बिकॉज हर हफ्ते मैं लेके आता हूं बहुत सारे पावरफुल वीडियोस जो कि आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के अंदर ट्रांजिशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। पता करो कि कौन सा एज ग्रुप है, कौन सा वो सेगमेंट है यूजर्स का, आपका ऑडियंस का एज सेगमेंट क्या है, वो किस एज के हैं, उनका सैलरी रेंज क्या है, उनके एज ग्रोथ क्या है, उनका टेक के साथ फैमिलिटी किस तरह है। तो आपको सबसे पहले अपना सेगमेंट फाइनल करना है कि आप किस सेगमेंट के लिए अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट तो सबके लिए है, जेनरिक प्रोडक्ट है, तो देन यू आर अगेन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू फेल, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट एक साथ हर किसी की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकता और एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आप ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड भी नहीं कर सकते। और अगर कर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बिकॉज जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझते हैं तब आप उनके लिए एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि इनिशियली आपने एक सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया, आपका प्रोडक्ट उस सेगमेंट के लिए काफी सक्सेसफुल हो चुका है, देन यू कैन स्टार्ट एडिंग सम मोर सेगमेंट्स इनटू दैट थिंग। Second thing that you can do to know your customer, understand their lifestyle. समझिए उनके डे टू डे रूटीन क्या है, वो पूरे दिन में करते क्या है, उनका लाइफ किस तरीके से चल रहा है। बिकॉज जब आप ये चीज समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उनकी डेली लाइफ में उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। थर्ड, आइडेंटिफाई देयर पेन पॉइंट्स। उनकी लाइफ के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पेन पॉइंट्स हैं, उनको फिगर आउट करिए। और जब आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में आई तो तब अपने प्रोडक्ट को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंगली रिलेवेंट वे में अपने प्रोडक्ट को ट्वीक करिए, अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनेगा आपका, क्योंकि वो प्रॉब्लम है लोगों को, तो तभी वो उस आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे, आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे। आपको एक चीज बहुत जरूरी है समझनी कि नो वन wants to buy a product, they want a better version of themselves। तो आपको उनकी लाइफ का एक बेटर वर्जन बिल्ड करना है अपने प्रोडक्ट के थ्रू। Then once you know the problems of your target audience, then create some solutions for them. Come up with the solutions, the right solutions that will solve their pain points, that will solve their problems। और जब आप उनकी प्रॉब्लम्स रिलेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट उनकी डे टू डे लाइफ का पार्ट बनेगा, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। और जब आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा तभी वो जाके आपके प्रोडक्ट के साथ स्टिक करेंगे, यूज करेंगे उन फीचर्स को, उन सॉल्यूशंस को जो भी आप उनके लिए बना रहे हो, वो तभी उसको वैल्यू करेंगे। अदरवाइज कोई उसको वैल्यू नहीं करने वाला है अगर उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर रहा है वो। एंड वंस यू हैव अ सॉल्यूशन, इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट के अंदर एक चीज बहुत अच्छी होती है, दैट इट्स ऑलवेज लाइक अ बिल्ड मेजर लर्न, यू नीड टू कीप आइटरेटिंग। एक बार आपको अपने ऑडियंस समझ में आया, आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में आई, आपने उसके लिए सॉल्यूशन बिल्ड किया। अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार सॉल्यूशन बना दिया तो हो गया काम खत्म। नो, यू नीड टू कीप कमिंग अप विद अ न्यू सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलेगा उनका प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होंगी, कुछ और नई प्रॉब्लम आ जाएगी उनकी लाइफ के अंदर, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, उनकी लाइफ में कोई और चीजें ऐड हो जाएंगी और आपको उसके लिए नए सॉल्यूशंस के साथ आना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल में इंटरेस्टेड हैं और आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरी फ्री प्रोडक्ट करियर वेब क्लास का, जहां पे मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के अंदर स्विच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एंड एक अच्छा करियर वहां पे बिल्ड कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सेकेंड स्टेप इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अपने कॉम्पिटिटर्स को समझिए, उनकी स्ट्रेंथ्स को समझिए, उनकी वीकनेसेस को समझिए, उनके प्रोडक्ट को समझिए, उनके ऑफरिंग्स को समझिए कि क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में मार्केट के अंदर। एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई योर यूनिक ऑफरिंग्स कि वो जो भी चीज ऑफर कर रहे हैं आप उनसे बेटर क्या ऑफर कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सिर्फ तभी वैल्यू करेगा जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से बेटर सॉल्यूशन उनको लाके दोगे। एंड देन लेवरेज योर स्ट्रेंथ्स। फिगर आउट करो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या स्ट्रेंथ है, आप क्या यूनिक ऐसा प्रोवाइड कर सकते हो। उन स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करो और अपने कस्टमर्स को एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। और अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो कि आपका कॉम्पिटिटर नहीं प्रोवाइड कर सकता, देन इट विल बी गिविंग यू अ कॉम्पिटिटिव एज। जैसे कि अगर आप समझोगे कि एयरटेल और जियो जब दोनों मार्केट के अंदर थे, एयरटेल एग्जिस्ट करता था, जियो जब आया तो जियो ने इतना लेस प्राइसिंग पे आया कि उसने पहले से ही अपना कॉम्पिटिटिव एज वहां पे बिल्ड कर दिया। तो ये चीज उसके लिए एक यूनिक पॉइंट बन गया, जहां पे एक डेटा बहुत महंगा हुआ करता था किसी टाइम पे। तो यहां पे जब इन्होंने जियो आया एक लेस प्राइसिंग के साथ, फ्री प्राइसिंग के साथ, फ्री प्लान्स के साथ, तो उसने एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एज बिल्ड किया और जिसकी वजह से लोगों ने उसको पसंद किया और अडॉप्ट किया उस प्रोडक्ट को। एंड देन अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स नीड बेटर। अपने कस्टमर्स की नीड को समझो। आप अपने कॉम्पिटिटर के रिव्यूज चेक करो, देखो जो आपके यूजर्स हैं जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, फिगर आउट करो कि भाई उनकी क्या ऐसी नीड्स हैं, ठीक है, जो कि अभी तक ये लोगों ने नहीं, अनटैप्ड नीड्स जिसको आप बोल सकते हो कि क्या अनटैप्ड नीड्स हैं जो कि अभी और कोई सॉल्यूशन और कोई प्रोवाइडर और कोई कंपनी अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रही है, जो कि अभी आप बिल्ड कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए। और सिर्फ यही नहीं है कि आपको एक बार प्रोडक्ट बनाना है, नहीं, आपको कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कंटिन्यूअस करना है। और जब आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए कि आपको कभी भी कॉम्पिटिटर को रेप्लिकेट नहीं करना है, आपको कॉपी नहीं करना है। बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स क्या गलती करते हैं कि वो कॉम्पिटिटर को, जो कॉम्पिटिटर बनाया जा रहा है, जो कॉम्पिटिटर लॉन्च करे जा रहा है, वो उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं। अगर इफ यू आर डूइंग द सिमिलर थिंग देन यू आर टोटली रॉन्ग। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट बाय जस्ट हैविंग अ प्राइसिंग एज यू कैन लीड द मार्केट, वो चीज भी बहुत मुश्किल है। तो अपने कॉम्पिटिटर को कॉपी नहीं करना है, अपनी मार्केट को समझना है, उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड रहना है। एंड देन यू नीड टू कम अप विद द सॉल्यूशंस फॉर योर यूजर्स, फॉर योर प्रोडक्ट। एंड ऑल्सो हैव अ यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑलवेज। अपना एक कॉम्पिटिटिव एज हमेशा बना के रखो। एंड इफ देयर आर एनी चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द मार्केट, अगर कोई भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अडेप्ट दैट दोस चेंजेस क्विकली। कोविड के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो अपडेट हो रही थी, जो प्रोडक्ट्स थे बहुत सारे, कुछ प्रोडक्ट पूरे आइटरेट हो गए, सॉरी नॉट आइटरेट, दे जस्ट पिवटेड, दे जस्ट कंप्लीटली पिवटेड कि उनका जो बिजनेस था उन्होंने उसको पूरा पिवट कर दिया एंड देन दे सक्सीडेड। बट देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस जो कभी सोच ही नहीं पाए उस चीज को, एंड दे डिडंट अडेप्टेड दैट सिचुएशन एंड दैट्स व्हाई दे फेल्ड। The third step is creating roadmaps and the risks. Define your clear objectives. अपना ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर रखो कि भाई तुम्हें क्या अचीव करना है, इस प्रोडक्ट के साथ आप क्या करने वाले हो, कहां जाने वाले हो, क्या आपका गोल है। बिकॉज विदाउट अ क्लियर गोल यू कैन नॉट कम अप विद द राइट थिंग। यू कैन नॉट, यू विल बी लाइक कि कहीं भी कुछ भी करते घूमते रहोगे। यू विल एंड अप बिल्डिंग योर प्रोडक्ट अ फीचर फैक्ट्री रेदर देन जस्ट अ प्रोडक्ट, इट विल बी अ फीचर फैक्ट्री कि आप कुछ भी बिल्ड करते रहोगे। तो सबसे पहले अपना रोड मैप बनाने से पहले अपना गोल क्लियर करो कि भाई हमारा गोल क्या है। एंड देन फ्रॉम दैट एंटायर गोल, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, देन यू नीड टू ब्रेक डाउन द माइलस्टोन्स कि भाई हमारा फर्स्ट रिलीज क्या होगा, सेकंड रिलीज क्या होगा, थर्ड रिलीज क्या होगा, फोर्थ रिलीज क्या होगा, कि हमारे माइलस्टोन्स क्या हैं। अपने माइलस्टोन सेट करो। सो एंड also when you are setting up a milestone, also celebrate when you achieve those milestones as well. And having the milestones without any timeline is also a wrong approach. Always have a timeline associated with all these roadmap, these milestones basically.
उनके साथ एक टाइमलाइन एसोसिएट करो कि भाई ये चीज हम 2 महीने में करेंगे, ये चीज हमारे 6 महीने के अंदर हो जाएगा, ये 1 साल के अंदर हम इस माइलस्टोन को अचीव करेंगे, ये 2 साल के अंदर ये माइलस्टोन अचीव करेंगे। तो आपको वो भी चीज वहां पे क्लियर रखनी है। एंड ऑल्सो रिसोर्स एलोकेशन इज अ पार्ट ऑफ इट। देखिए आपको ये फिगर आउट करो कि किसी पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, ओके आपको कितने लोग चाहिए, किस स्किल्स के लोग चाहिए, कौन कौन बंदे चाहिए, एंड हैव अ क्लियर प्लान। बिकॉज अनलेस यू आर हैविंग अ क्लियर प्लान, क्योंकि जब तक आपके पास एक माइलस्टोन, सिर्फ एक माइलस्टोन मेंशन कर देना कि हाँ भाई हमें ये अचीव करना है, अगर आपके पास राइट रिसोर्सेज नहीं है, राइट टूल्स नहीं है, राइट अमाउंट ऑफ फंड्स नहीं है, तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। तो हैव अ क्लियर प्लान ओवर देयर एंड अलोकेट द रिसोर्सेज, गेट द रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि आपको अपने सारे स्टेक होल्डर्स को अलाइन करना बहुत जरूरी है। एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इट्स अ वेरी क्रॉस फंक्शनल रोल। और आप जब अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा फीचर है, तो ये स्ट्रेटजी है। तो एवरीवन इनसाइड योर टीम एंड आउटसाइड योर टीम हु आर directly or indirectly involved in this, all the kind of the stakeholders should be aligned with your goal, with your objective, with your roadmap. And then when you are defining a roadmap, also the risk assessment is also a very important part. Figure out करो कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या क्या चीजें आपकी चैलेंजेस आपकी टीम फेस कर सकती है, आप फेस कर सकते हैं फ्यूचर में, जिसकी वजह से कि आपका रोड मैप डाइवर्ट हो सकता है। तो आपको वो रिस्क शुरू से ही जब आपकी नजर में रहेंगे तो आप उनके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स आज लेने हैं, बिकॉज हमारा मार्केट क्या है, मार्केट भी कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है। तो आपको कंटिन्यूसली एज योर टीम इज प्रोसीडिंग, एज यू आर प्रोसीडिंग, एज योर प्रोडक्ट इज ग्रोइंग, जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट आगे चलता जा रहा है, आपके माइलस्टोन अचीव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको रिस्क एनालिसिस कंटिन्यूस करते रहना चाहिए, ताकि बिकॉज मार्केट इज डायनेमिक, ठीक है, मार्केट चेंज हो रहा है, यूजर्स का माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो क्या ऐसे रिस्क आ सकते हैं आने वाले टाइम में, तो आपको वो भी फिगर आउट करना होगा। तो ये सारी चीजें करके आपका एक रोड मैप, आप एक अच्छे रोड मैप को क्रिएट कर सकते हो, विच इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। फोर्थ स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट स्ट्रेटजी इज सेटिंग अप स्मार्ट गोल्स, SMART, where S stands for specific, M stands for measurable, where A stands for achievable, R stands for relevant and T stands for time bound. इसका एक एग्जांपल देता हूं। Let's suppose you can have a goal that we need to increase the downloads of our apps by 10 million in next 6 months. This is a very smart goal, achievable, it's something measurable, it's something specific. So this is an example of a smart goal. When I'm saying S, it stands for specific. तो गोल को स्पेसिफिकली मेंशन करो कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, क्या चीज है जो आपको अचीव करना है। इट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि अगर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, इफ यू आर नॉट हैविंग दैट स्पेसिफिक गोल, तो यू विल बी वेग, बिकॉज एज आई ऑलवेज मेंशन दैट वेग गोल्स विल नेवर गिव द रिजल्ट्स। सो इसका एग्जांपल हो सकता है दैट 10% रेवेन्यू ग्रोथ रेदर देन मेंशनिंग दैट इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। ठीक है, एक वेग क्या चीज हो गया, इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, एंड द स्पेसिफिक इज द 10% रेवेन्यू ग्रोथ। देन कम्स टू द M स्टैंड फॉर मेजरेबल। गोल को, अपने गोल को मेजर करने के लिए क्वांटिफाइबल टर्म यूज करो, लाइक दिस मेजर, एज आई मेंशन्ड, दैट इंक्रीज द डाउनलोड्स बाय 10 मिलियन। 10 मिलियन मेजरेबल है, ठीक है, आप पता लगा सकते हो कि हाँ भाई कितना आपने अचीव किया, 10 मिलियन में से 7 मिलियन किया, 9 मिलियन किया, 11 मिलियन किया, तो मेजरेबल है। रेदर देन इंक्रीजिंग द डाउनलोड्स, उसका कोई नंबर ही नहीं है, इट्स वेग, ठीक है, तो इट्स नॉट मेजरेबल कितना। सो दैट्स द मेजरेबल थिंग। एंड द थर्ड हियर इज द अचीवेबल। अचीवेबल, व्हाट डू आई मीन बाय अचीवेबल? आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी टीम की कैपेबिलिटीज क्या है, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या आपके मार्केट का पोटेंशियल है। बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू डिफाइन योर गोल्स। लाइक इफ यू आर मेंशनिंग दैट इंक्रीज डाउनलोड्स बाय 10 मिलियन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो आपको क्या, आप इस चीज को कॉन्फिडेंट हो कि क्या आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो आपके पास ग्रोथ टीम है, वो आपके प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है, वो सारी चीजें मार्केट के अंदर वो दम है कि ये नंबर अचीव हो सकता है। तो आपको ये भी चीज आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, और तो इसका नुकसान क्या होता है कि अगर आपने एक गोल सेट किया, अचीव नहीं हुआ, तो और
अच्छे से अचीव, मतलब आपको पता है कि वो चीज अचीवेबल नहीं है अभी के डेट में बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू आर हैविंग, एंड यू स्टिल सेट द गोल, एंड इफ यू विल नॉट अचीव दैट देन व्हाट विल हैपन? टीम के अंदर एक गलत इंप्रेशन जाएगा, आपके अंदर भी जाएगा कि अरे यार अपना तो कुछ होना ही नहीं है, हमसे तो अचीव ही नहीं होगा. सो दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच ऑफ सेटिंग अप द गोल्स. एंड आर स्टैंड फॉर रेलेवेंट. व्हाट डू आई मीन बाय रेलेवेंट? बेसिकली जो भी आप गोल सेट कर रहे हो, क्या ये आपके बिजनेस गोल के साथ, जो आपका बिजनेस गोल है, क्या ये उसके साथ अलाइंड है या नहीं है? ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस का गोल तो अभी चल रहा है दैट दे वांट टू फोकस ऑन द गेटिंग न्यू कस्टमर्स एंड यू आर फोकसिंग ऑन इंक्रीज द रेवेन्यू. तो ये चीजें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी टीम दो तरफ खिंच रही है या मल्टीपल जगह पे खिंच रही है. तो आपको अपने सारे जितने भी गोल्स सेट करने हैं अपनी स्ट्रेटजी के लिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के लिए, वो अलाइनमेंट में होने चाहिए बिजनेस गोल के साथ. एंड टी में स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, बिकॉज गोल्स आर नॉट, अगर गोल्स को आप टाइम पे अचीव ही नहीं कर रहे हो, उसका कोई टाइम पीरियड ही नहीं है. जैसे हमने मेंशन किया ना दैट इंक्रीज डाउनलोड्स ऑफ द ऐप बाय 10 मिलियन इन नेक्स्ट 6 months. सो इट्स अ टाइम बाउंड थिंग कि आपने टारगेट लिया है अपना 6 महीने का. ऐसा नहीं कि चले ही जा रहा है इन्फिनिटी तक, आपका कोई टाइम ही नहीं है, कोई लगने दो भाई जब तक आ रहा है, पंचवर्षीय योजना खुले बैठे हो. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. The step 5 of building a strong product strategy is developing an action plan. सिर्फ गोल सेट कर लेने से काम नहीं चलता है. आपको अपना एक एक्शन प्लान डिफाइन करना पड़ेगा, डिटेल्ड एक्शन प्लान, कि भाई आपका फर्स्ट वीक में क्या चीजें रिलीज हो जाएंगी, 2 months के अंदर क्या रिलीज हो जाएगा, और उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या चीज एंड में जब वो 2 months कंप्लीट होंगे, ठीक है, तो क्या एक टेंजिबल चीज आपके यूजर को, आपके कस्टमर को, आपकी टीम को, क्या चीज टेंजिबल कुछ एक होगा क्या जो आपकी मार्केट के अंदर रिलीज हुआ होगा, या कुछ भी एक चीज टेंजिबल क्या है उस टाइम पे. ठीक है, तो आपको अपने एक्शन प्लान सेट करना है पूरा डिटेल्ड में. एंड एक्शन प्लान जब आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके अंदर आपके क्या इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं. एक तो उसका गोल वाइज ब्रेक डाउन करो अपना, ठीक है, टाइमलाइन सेट करो, उसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स को अपने अलाइन करो कि भाई ये चीजें होनी है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली योर जॉब. Okay, because let's suppose if you are increasing downloads of your app by 10 million, okay, in that case there is multiple teams need to be involved, multiple stakeholders need to be involved. Marketing का भी काम आएगा वहाँ पे, कुछ sales का भी काम आएगा, कुछ customer support का भी काम वहाँ पे increase होगा. तो आपको सारी teams को align करना है. And you should have also a plan B as well ready with you. कि अगर वो चीज नहीं होती है, अगर ये चीज हम यहाँ पे आके स्टक होते हैं, तो हमारे पास प्लान बी क्या होगा उस टाइम पे. तो यू नीड टू प्लान ऑल दोस थिंग्स इन सुपर डिटेल. उसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करो कि किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी क्या ओनरशिप होगी. उसका एक मॉनिटरिंग का सिस्टम सेटअप करो कि आप कैसे किसी एक पर्टिकुलर टीम का एक पर्टिकुलर क्या आपके मॉनिटरिंग कैसे करोगे इस चीज को, कि आर यू मेकिंग अ प्रोग्रेस टुवर्ड दैट माइलस्टोन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने 2 महीने का सेट किया गोल कि 2 महीने में हमें ये चीज अचीव करना है, और वो चीजें और उसमें जिसमें डिफाइंड था कि आपका एक अपडेट जो जाना है आपकी ऐप के अंदर, वो नेक्स्ट 1 वीक के अंदर जाना है. अब अगर यही लेट हो गया तो बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगी. तो आपके पास कुछ मॉनिटरिंग ऐसा रहना चाहिए कि भाई हाँ, क्या ये फर्स्ट जो आपका अपडेट जाना था ऐप के अंदर, क्या ये टाइमली जा रहा है, क्या जो आपकी मार्केटिंग में टीम के जो 2 गोल आपके सेट किए गए थे कि उनके पास ये मार्केटिंग मटेरियल रेडी होने चाहिए, क्या वो टाइमली उनके पास रेडी हुए हैं, नहीं है. सो देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग प्रोसेस एज वेल. Okay, because unless you are measure something, unless you are monitoring anything और measure नहीं करोगे कि भाई क्या चीज on track है, तो फिर वो चीज नहीं अचीव कर सकते हो आप जो अपना end goal है. And important thing here is that whenever you achieve a milestone, then celebrate it as well. Definitely you should be on your toes now. Okay, जैसे ही आपका first milestone reach हुआ, second milestone के ऊपर move हो जाओ, third के ऊपर, but also celebrate that. ठीक है, so that your team will feel appreciated, you will feel also appreciated कि हाँ भाई हम लोगों ने इतना मेहनत किया है. You need to refuel yourself with that appreciation, with that celebration, with that energy, so that you can achieve the milestone 2 in a faster way, in a smoother way. The 6th step is measure and adapt. So you need to finalize the KPIs, the success metrics. You need to define that. तो सबसे पहले आप अपने KPIs डिफाइन करो. आपने मेंशन कर दिया कि भाई ये हमारा माइलस्टोन अचीव होना है. उसके लिए कोई टेंजिबल आपके पास KPI होगा कि हाँ भाई आप इसको सक्सेसफुल कब बोलोगे किसी चीज को होने के लिए. तो आपके डिफाइंड KPIs होने चाहिए, आपको रेगुलरली उसको भी मॉनिटर करना है. आपके सक्सेस मैट्रिक्स डिफाइंड होने चाहिए कि भाई हाँ सक्सेस मैट्रिक्स क्या है. ठीक है, कि आपका लेट सपोज आपका 2 months का ये सक्सेस मैट्रिक है, 3rd month का ये सक्सेस मैट्रिक है. तो यू नीड टू हैव एवरीथिंग डिफाइंड फॉर एवरी माइलस्टोन. आपका वहां पे हर माइलस्टोन के लिए आपके कुछ ना कुछ सक्सेस मैट्रिक्स डिफाइंड होने चाहिए. एंड गाइज, अनलेस यू आर
if you doesn't matter whatever you are building in your product, and if it is not moving the needle of your product, if it's not impacting the success metrics, if it's not improving the KPI, then it's of no use. And the seventh step is figure out all possible dependencies. किस तरीके की पॉसिबल डिपेंडेंसीज हो सकती हैं आपकी? टीम डिपेंडेंसीज हैं आपकी, कि सबसे पहले फिगर आउट करो किस टीम के ऊपर डिपेंडेंसी है हमारी, किसी रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी है, किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी है. तो ये सारी फिगर आउट करो एंड देन इट विल हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट स्ट्रेटजी. तो ये सारे 7 स्टेप्स मिला के तब बनती है आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट स्ट्रेटजी दैट विल हेल्प यू मेक योर प्रोडक्ट सक्सेसफुल. Now, I want you to comment below and share your key learnings from this video. और अगर आपने अभी तक मेरी प्रोडक्ट करियर एक्सीलरेटर वेब क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, रजिस्टर करो एंड आई विल हेल्प यू ओवर देयर दैट हाउ यू कैन बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर इन द इजीएस्ट एंड द स्मूथेस्ट वे. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस क्रिएट करूं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं. मोर पावर टू यू. थैंक यू.